वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 11 का ज्योग्राफी का हमने पेपर दूसरा किया था, जिसका हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कर रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पार्ट 2 का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में आपके क्वेश्चंस रह गए थे 3 मार्क्स वाले, 5 नंबर वाले, और आपके मैप के जो क्वेश्चन रह गए थे ये डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। ज्योग्राफी का पेपर 70 नंबर का होता है, आप सभी को पता होगा। 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से सामान्य निर्देश बता देता हूं, ताकि आप जो नए बच्चे देख रहे हैं वो अच्छे से समझ पाए। आपका जो सामान्य निर्देश में दिया गया है पेपर का पैटर्न, पेपर जो है आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, बी, सी और डी में बांटा गया होगा। ठीक है, 4 सेक्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। ये आपके 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे पेपर। यहाँ देखिए हम सेक्शन ए में जो आपका बताया गया है 1 से 17 तक जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है, यानी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। सेक्शन बी की बात करें हम, सेक्शन बी में 18 से 23 तक जो क्वेश्चन होंगे एसए प्रकार के, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इनका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 18वां और 19वां जो बताया गया है वो स्रोत आधारित प्रश्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन सी आता है आपका, सेक्शन सी में 24 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन रहेंगे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी लंबे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन है। इनका आंसर आपको 120 से 150 शब्दों से अधिक नहीं देना है, और ये क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। खंड डी आपका लास्ट सेक्शन बचता है, जो आपका मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 और 30। ठीक है, एक भारत का और एक वर्ल्ड का मानचित्र पर आधारित ये क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका सामान्य निर्देश रहता है। इसी को अगर हम सामान्य निर्देश को इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे बताया गया इंस्ट्रक्शंस में कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 इन सेक्शन ए आर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। In section B, question number 80 into 23 are short answer type question, 80 to 100 words आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 and 19 are source based questions. क्वेश्चन नंबर 24 to 28 in section C are long answer type questions. आंसर आपको देना है 120 to 150 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 29 and 30 in section D are map based questions which have 5 सब पार्ट। ठीक है, तो ये रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शंस। यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, हमने डिस्कस कर रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जरूर जाकर देख लीजिए पार्ट 1 को। पार्ट 2 की तरफ आएंगे, जिसके अंदर हम करने वाले हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बाद था, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, और ये सभी 3-3 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मानव और प्रकृति के बारे में पूछा गया है कि उनके जो संबंध है उसको आपको स्पष्ट करना है। देखिए, मानव और प्रकृति के बीच संबंध को आपको स्पष्ट करने के लिए ये जानना पड़ेगा कि मानव क्या है, कि पहले के समय अगर हम देखें, ठीक है, मानव किस प्रकार जो है प्रकृति के नीचे दब के रहता था, मतलब एक तरह से प्रकृति से डरा करता था। धीरे धीरे मानव जो है अपना विकास किया, फिर उसने समझा कि प्रकृति का किस तरह से हमें यूज करना है, और आज के समय देखेंगे हम उसने प्रकृति के ऊपर भी लगभग विजय प्राप्त कर ली है। तो ये चीजें है, बाकी प्रकृति और मानव को हम जो है ये आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मानव के लिए प्रकृति बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रकृति जो है जैसे आप संसाधन समझ लें, तो संसाधन क्या है वो खराब हो जाएगा रखे रखे, उसका यूज नहीं होगा। तो इसीलिए संसाधन की आवश्यकता जो है, मानव को संसाधन की आवश्यकता है और संसाधन को मानव की। ठीक है, तो ऐसी प्रकृति के अंत संबंधों को कुछ इस तरह से बताएंगे। मानव के अनुकूलन तथा अपरिवर्तन अर्थात के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता समझौता किया है, यानी मानव जो है अनुकूलन और अपरिवर्तन अर्थात के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया कि प्रकृति में वो कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन क्या है उसके साथ साथ वो चलेगा। मानव ने उच्च तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन कर दिए। फिर तकनीकी के क्रमिक विकास के साथ मानव ने अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए जो बंधन थे उनको ढीला करने में सक्षम हो गया मानव, और तकनीकों ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है।
तो ये है मानव और प्रकृति के बीच। आप इसे अपनी भाषा में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किताबी लैंग्वेज लिखने की। इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे explain the interrelationship between man and nature in 3 points। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रू adaptation and जो है modification humans have come to an agreement with nature। ठीक है, humans have made changes in the natural environment by using high technology and proper use of natural resources with the जो है gradual development of जो है technology, human beings have been able to loosen the shackles imposed on them by the physical environment। Technology has increased labor efficiency by reducing the uh, true danger of labor and provision of leisure during work। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। हमें मैन एंड नेचर के जो है रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताना था। आगे देखिए, हम इस क्वेश्चंस में आपको अथवा देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, ठीक है, पेपर में। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में आपसे पूछा गया, उसका वर्णन करना है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन है। वैसे भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। मैंने इसे 3 नंबर के क्वेश्चंस में लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मुझे। भौतिक भूगोल की शाखाओं में आप देखिए तो पहले आता है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि भूगोल दो पार्ट है। जैसे एक होता है भौतिक और एक होता है आपका मानव। ठीक है, ये होता है आपके दो भागों में बांट रखे हैं। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो दो पार्ट है ये। भौतिक भूगोल के बारे में पूछा गया, उसकी शाखाओं के बारे में। तो भौतिक जो भूगोल है उसके अंदर भू आकृति विज्ञान आ जाता है, उसके अंदर जो है जलवायु आ जाता है, ठीक है, जल विज्ञान आ जाता है एंड मृदा जो भूगोल है, ये चीजें आ जाती है। 4 चीजें एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। जैसे भू आकृतिक विज्ञान क्या है, तो भूपृष्ठ पर यानी भूमि पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी घाटियों आदि का जो है जननिक अध्ययन है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान में हम इसमें जलवायु तथा इसके संगठकों तथा संगठक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वर्षा हो गया, तापमान, वायु दाब, पवन, आंधी आदि के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जल विज्ञान की तरफ देखें हम तो इसमें महासागर आ गया, नदी आ गए, झील आ गए, हिमानिया आ गया, ठीक है, तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। और मृदा भूगोल में हम इसमें मिट्टी किस प्रकार बनती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कितने प्रकार की है, उत्पादक स्तर के बारे में और वितरण के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल के बारे में ये चीजें हम अध्ययन करते हैं। ये प्रमुख शाखाएं इसकी 4 है। ठीक है, आगे आए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। डिस्क्राइब द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैंने चारों एक्सप्लेन यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि ज्वालामुखी कहते किसे। देखिए, जो हम देख लेते हैं जमीन को, ठीक है, और वर्ल्ड में ऐसे कई सारी जगह जहाँ पे ज्वालामुखी होता क्या है, जमीन के नीचे क्या होता है कि एक इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जमीन के नीचे क्या है, लावा सा बना हुआ है, गर्म जगह है, जहाँ पे उसकी जो है बाहर की तरफ, धरती के बाहर की तरफ क्या है, उसकी एक होल निकलती है, जिससे वो जब भी फटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है। उसके अंदर से जो भी चीजें हैं, गैस, धुआं, राख, कंकड़, सारी चीजें निकलती है बाहर। ये होता है आपका ज्वालामुखी। ठीक है, जैसे बता रखा है, ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। ठीक है, ऐसी घटना है जो तय नहीं होती, कभी भी आ जाती है। इसे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके द्वारा क्या निकलता है, लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि जो है इससे बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का एक जो है का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है। प्राकृतिक नली मतलब ये अपने द्वारा अपने आप ही बनता है, इस मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक रूप से बना होता है ज्वालामुखी, जिसे निकास नालिका कहते हैं। जहां से निकलता है ना बाहर लावा, इसको निकास नालिका कहते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, एक छेद बना लेता है, जैसे मान लीजिए अभी ये ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन जब फटेगा ना ये, तो इसमें एक छेद कर देगा, तो इसको क्रेटर कहते हैं। ठीक है, निकास नालिका कहते हैं, जिससे बाहर निकलती है क्या क्या, कंकड़ हो गया, राख हो गए, धुआं, गैस, ये सारी चीजें। अब ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में पूछा गया। देखिए, 3 टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, हमने डिस्कस भी किया पहले। एक ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट होता रहता है, ठीक है,
मतलब इस प्रकार की ज्वालामुखी को कहते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी में क्या होता है कि हमेशा ही मतलब ये कि ज्वालामुखी मान लीजिए यहाँ पे है और ये हमेशा ही जो है कुछ समय बाद विस्फोट करता ही रहता है। ठीक है? और इसके अंदर से ये सारी चीजें जैसे गैस हो गया, धुआं, राख, कंकड़, ये सारी चीजें निकलती रहती है। लेकिन अ, कई प्रकार की होती है। सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम उदाहरण की बात करें तो इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना ज्वालामुखी। ठीक है? वहां पे हमेशा विस्फोट होते रहता है। ये एक उदाहरण हो गया। आगे आता है दूसरा टाइप है जो है ज्वालामुखी का, वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी में होता क्या है, ये ज्वालामुखी कभी भी फट जाती है, कोई पता नहीं रहता। ठीक है? इसकी संभावना जो है आप कह सकते हैं रहती भी है, नहीं भी रहती। यानी ये कभी भी फट जाता है, इसका कोई पक्का नहीं रहता। अचानक से फटता है तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। इटली में ही ये भी ज्वालामुखी जिसका नाम है विसुवियस। ठीक है? ये ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अंदर नुकसान ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप ज्वालामुखी के बारे में हमें पता है यहाँ पे कि इसमें फटता रहता है तो हम आसपास नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसी कई जो है इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है? ज्वालामुखी अचानक से फटा, कई सालों तक मान लीजिए 5 साल तक नहीं फटा। फिर अचानक से फट गया। अब लोग ये सोच के गए थे कि अब कभी नहीं फटेगा। मतलब यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए या मान लीजिए यहाँ पे आस-पास जो है घर बनाने के लिए जाए वो, ठीक है? या घर बनाते तो अचानक से फट जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। इटली का जो है एक विसुवियस है, ये इसका उदाहरण हो गया। एक होता है विलुप्त ज्वालामुखी, जो कि हमें कन्फर्म है कि ये कभी फटेगा ही नहीं। लगभग जो है ये विलुप्त हो गया है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट जो है वो बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी क्या होता है, विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। म्यांमार में एक है पोपा ज्वालामुखी जो कि इसका उदाहरण है। तो ये हमने ज्वालामुखी के बारे में देखा। आई होप कि आपको समझ आया होगा ज्वालामुखी क्या है, उसके 3 प्रकार कौन से हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट इज वोल्केनो एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ठीक है? तो एक्टिव वोल्केनो 3 प्रकार के मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक्टिव हो गया, डोरमेंट हो गया एंड एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है? 3 प्रकार के हैं। पहले में आप देख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ वोल्केनो जो है एक्सप्लोजन जो होता है वो इरुप्टिट्स कीप ऑन हैपनिंग, देयर माउथ इज ऑलवेज ओपन। इटलीज एटना वोल्केनो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। अगर हम बात करें इसकी तो इन दिस टाइप ऑफ वोल्केनो देयर इज नो जो है इरुप्टिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट्स पॉसिबिलिटी रिमेन्स whenever such a volcano suddenly become active they cause जो है emissions और loss of public money। इटली जो है वेसुवियस volcano is a prime example of this। and last आपका बचता है, ये है आपका in this type of volcano eruptions usually stop and 3 is no possibility of eruption in future also। Myanmar's Popa volcano is a prime example of this। तो ये इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हैं वोल्केनो के बारे में। आगे देखिए हम अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर के ही सारे क्वेश्चन है अभी तक जो भी हम करेंगे। ठीक है? आगे मैं आपको बता दूंगा जो 5-5 नंबर वाले होंगे। यहाँ पे बोला गया है 22वें क्वेश्चन में हिंद महासागर, जैसा कि आप जानते होंगे भारत की जो दक्षिण, अगर हम भारत देखें, ठीक है, आपने मैप देखा होगा तो मैप के अगर हम दक्षिण की तरफ देखें यहाँ की तरफ तो ये क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है? तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? हिंद महासागर के शीर्ष पे यानी यहाँ पे जो भारत की स्थिति है वो क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे देख ले भारत की क्यों महत्वपूर्ण है स्थिति यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में लगभग जो है 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है? भारतीय प्रायद्वीपीय जो है वो हिंद महासागर में कितना है, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप में इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत आता है, इसके अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है जब भारतीय प्रायद्वीप की बात होती है। पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी देख ली हम। दक्षिण मध्य एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति पश्चिम में स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने में सहायक है। एक ये आप कह सकते हैं। यहाँ से हम जो है व्यापार करते हैं तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि स्थिति क्या है या हम उनसे जो संबंध है वो अच्छे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या है, अफ्रीका के देश जा सकते हैं हम। ठीक है? पश्चिम एशिया जा सकते हैं हम। ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। तो यहाँ से हम पश्चिम एशिया की तरफ जा सकते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी दक्षिण क्या है यहाँ पे, और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इन जगहों पे हम जा सकते हैं। ठीक है? जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड
और अमेरिका आदि देशों से हम व्यापारिक संबंध क्या है अच्छे स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें भारत के दक्षिण की तरफ हिंद महासागर में कोई देश थोड़ी नहीं है, वो तो महासागर है और वो भारत के दक्षिण में ही है, तो भारत का प्रभाव वहां पर दिखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर वास्तव में भारत के लिए एक वरदान है, आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हिंद महासागर से रिलेटेड, जो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, अगर हम व्हाई इज इंडिया सेंट्रल पोजीशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो द इंडियन पेनिसुला इज अबाउट 60 किलोमीटर इन द इंडियन ओशन, यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड अप टू इंडिया सेंट्रल पोजीशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इन साउथ सेंट्रल एशिया, द जो है अराबियन सी एंड इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी है, इन द ईस्ट हेल्प इज establishing relation with the developed nations of Europe in the West. On the other hand, it is helpful in establishing trade relation with the countries like Africa, West Asia, Southeast Asia, Japan, Australia, New Zealand, and America. Thus, we can say that Indian Ocean is really a bond for India. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 को। नदियों के बारे में पूछा गया है कि नदियां की उपयोगिता क्या है। देखिए, किसी देश में अगर देश हम भारत की बात कर ले, भारत में जो नदियां है उसके फायदे क्या क्या होते हैं। उपयोगिता मतलब उपयोग किया जा सकता है, मतलब फायदे की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें भारत में, अगर मान लीजिए यहाँ से गुजरात से लेके अगर हम बात कर ले, ठीक है, यहाँ तक अगर नदियां चल रही है, 2 भागों में बांट रही है नदियां, तो फायदा क्या क्या है। या आपने बहुत सारी नदियां देखी है भारत में जो बहती है, नदियों की फायदा क्या है। देखिए, खेती करेंगे, खेती के लिए हम सिंचाई के लिए जो है सिंचाई करना पड़ता है। ठीक है, खेतों में सिंचाई के लिए हम इस पानी का यूज कर सकते हैं, एक तो ये हो गया। जल शक्ति का मतलब यहाँ पे सिंचाई के लिए यूज हो गया। जल शक्ति का मतलब है बिजली बना सकते हैं हम, कई जो है हम मेगावाट जो है यहाँ पे बिजली बना सकते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में हम बिजली दे सकते हैं, एक ये हो गया। जल मार्ग, यानी जल मार्ग का मतलब है तीसरा जो आपका पॉइंट बताया गया जल मार्ग से रिलेटेड, ये है आपका जल मार्ग। इससे होता क्या है कि नदियों के द्वारा भी हम क्या है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और वो हमें सस्ता पड़ेगा, साथ ही हम क्या है बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो कम समय में, साथ ही जो है अगर हम देखें तो पैसा भी कम लगेगा। तो ये चीजें जो है नदियां रहती है तो देशों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, आर्थिक रूप से जो है देश और अच्छा बनता है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है सिंचाई के बारे में। भारत नदियों के जल का सबसे अधिक उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, भारतीय नदियों का जो जल देखें हम, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है वो सिंचाई के लिए होता है। भारतीय नदियों में प्रति वर्ष देखें तो 1,67,753 करोड़ जो है घन मीटर जो है जल बहता है, जिसमें से 55,517 करोड़ जो घन मीटर अर्थात वार्षिक प्रवाह का 33% का जो है सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। यानी आप समझ लीजिए, जो भी साल भर में पानी इधर उधर होता है उसका 33% जो है हम सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं। जल शक्ति की बात करें हम, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे बिजली बनाने के लिए, जैसे उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, पूर्व में मैकाल और छोटा नागपुर, उत्तर पूर्व में मेघालय के पठार और पूर्वांचल तथा दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी घाट पर बड़े पैमाने पर जल शक्ति के विकास की संभावना है। देश में इन नदियों से 60% जो है कार्य क्षमता के आधार पर लगभग 4.1 करोड़ जो है किलोवाट जल शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये हो गया, बिजली बनाई जा सकती है। जल मार्ग में आप डाल सकते हैं। जल मार्ग में अगर हम देखें, देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्व में क्रमशः गंगा में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, उड़ीसा में महानदी है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा, गुजरात में नर्मदा और तापी तथा तटीय राज्य में झीलों और ज्वारीय जो है निवेशिकाओं में देश के प्रमुख और उपयोगी जल मार्ग है। देश में लगभग जो है 10,600 किलोमीटर लंबे नौगम्य जल मार्ग है। इनमें से 2,480 किलोमीटर लंबी नौगम्य में स्टीमर और बड़ी नावें, 3,920 किलोमीटर लंबी नौगम्य नदियों में जो है मध्यम आकार की नावें हो गई, ठीक है, देसी नावें हो गई, और 4200 किलोमीटर लंबी जो है नौगम्य नहरें है। कृष्णा, नर्मदा और तापी केवल मुहानों से निकट ही नौगम्य है। तो ये इस बारे में बता रखा है कि एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंच भी सकते हैं जल मार्ग का यूज करके। तो ये होता है किसी भी देश में नदियों का होना। ठीक है, फायदे है ये। आगे देख ले इसी को, अगर आप इंग्लिश मीडियम में, कमेंट ब्रीफली ऑन द यूटिलिटी ऑफ रिवर्स
ठीक है, तो इरिगेशन, यहाँ पे वाटर पावर आ गया आपका, वाटर वेज आ गया। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको हिंदी मीडियम में। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर इज यूज फॉर इरिगेशन। इंडियन रिवर्स एनुअली कैरी 1,67,753 मिलियन जो है क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वाटर पावर के बारे में देख लिया हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका नंबर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। वाटर वेज की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ, आप इसे देख सकते हैं। इसी के अथवे में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया अथवे में, हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसमें कौन सी नदी जो है बाढ़ जो है नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन और तटीय परिवर्तन के लिए जानी जाती है और क्यों? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जो अपने मार्ग में क्या है, परिवर्तन कर लेती है। नदी जो है बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए वो जानी जाती है। ठीक है, बाढ़ मार्ग परिवर्तन एक तो इसके लिए जानी जाती है, और एक तटीय अपरदन, यानी तटीय अपरदन जैसे तट है, ठीक है, तो तट का अपरदन यानी मिट्टी जो है अगर हमने उसे तोड़ा, धीरे धीरे टूटती जाती है, आपने देखा होगा, तो ये क्या अपरदन हो रहा है, तो इसके लिए जानी जाती है। इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी है जो भारी मात्रा में जल प्रभावित करती है, जिससे यह वर्षा ऋतु में भारी बाढ़ से असम में तबाही मचाती है। असम में जो है बहुत ज्यादा इसी ये एक ऐसी नदी है जिससे भारी तबाही मचती है असम में बाढ़ से। ब्रह्मपुत्र के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आता है। अवसाद मतलब आप कह सकते हैं कूड़ा कचरा, ठीक है, वो बहकर आता है, जिससे इसकी तली में क्या होता है, अवसाद जमा हो जाने से ये तटीय अपरदन करती है तथा प्राय अपना मार्ग जो है बदल लेती है। तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, विच रिवर ऑफ द हिमालयन जो है ड्रेनेज सिस्टम इज नोन फॉर फ्लड्स जो है रिवर्जन एंड बैंक एरोजन एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 3 पॉइंट है आपके। अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस पे जो 5 नंबर के आपके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 24 से आपका स्टार्ट होता है। भारत में पूछा गया बाढ़ क्यों आता है, भारत में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में बताना है और इसे रोकने के क्या-क्या उपाय है। तो 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, पहला तो 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है और 3 नंबर का इसके रोकने का उपाय है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। भारत में बाढ़ क्यों आती है? देखिए, वर्षा ऋतु में नदियों का जल स्तर जब बढ़ जाता है अचानक से, तब वह नदी जो है तटबंधों को तोड़ता हुआ मानव बस्ती और खेतों आसपास की जमीन के निचले हिस्सों में बाढ़ के रूप में फैल जाता है। भारी वर्षा हो गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बांध टूटने और प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव के कुछ अवांछित क्रियाकलाप भी बाढ़ को लाने में सहायक होते हैं। इन्होंने बताया कि बाढ़ आने में एक तो हो गया आपका वर्षा ऋतु आने का, ठीक है, वर्षा ऋतु आई तो बाढ़ आ सकती है, जिसमें बारिश होगी, जिसमें नदियों का जल स्तर क्या रहेगा, अचानक से बढ़ जाएगा, और वो कारण है एक तो। और एक कारण ये भी है मानव के द्वारा जो है बांध बनाना, ठीक है, मतलब बांध बनाना अच्छा है बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है, लेकिन जब उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करते तो वो भी क्या होता है, हमारे लिए नुकसानी रहता है। वो जो है अगर हम पानी, जैसे बांध बनाया जा रहा है नदी पे, और पानी हमने रोक के बहुत रख रखा है, अब उसको छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो अचानक से प्रेशर पड़ेगा तो इसमें भी डर होता है। तो ये आप कह सकते हैं भारत में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र देख ले हम, तो असम आपने देखा अभी ब्रह्मपुत्र नदी लेकर आती है। पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य जो है, बिहार जैसे राज्यों के बारे में आप जानते होंगे कि बाढ़ यहाँ पे अत्यधिक आती रहती है और बहुत ज्यादा नुकसान करके जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तर भारत की अधिकांश नदियों के बारे में देखें तो वहां पे पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में आकस्मिक बाढ़ आती रहती है, यानी ऐसी बाढ़ जो मतलब अचानक से आ जाए। ठीक है, बाढ़ को रोकने के क्या-क्या उपाय है? बाढ़ को रोकने के उपाय क्या-क्या है? तो सबसे पहला है, जो भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है उसमें नदियों को तटबंध बनाना, ठीक है? नदियों पर बांध बनाना, बाढ़ वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, एक हो गया। दूसरा, नदियों के किनारे जो बसे लोग हैं उनको दूसरी जगह बसाना, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के बसाव पर नियंत्रण रखना, ठीक है? ये हो गया। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्रों की स्थापना करना, तूफान के आगमन की सूचना प्रसारित करके इससे होने वाले नुकसान के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह है, बाढ़ को रोकने के उपाय नहीं है, बाढ़ को हम जो है कम कैसे कर सकते हैं, नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, ये चीजें हैं। बाकी ये चीजें हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर जो है 24 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाई डू फ्लड्स जो है ऑकर इन इंडिया, डिस्क्राइब द फ्लड्स प्रोन एरियाज एंड इन इंडियाज एंड सजेस्टेड जो है मेजर्स टू प्रिवेंट इट।
ठीक है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे, ठीक है, आंसर से आप इसे पढ़ लें क्या-क्या है, फ्लड एरिया क्या-क्या है हमारे देश के, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है और क्या-क्या जो है हमें यहाँ पे उपाय क्या-क्या है इसे रोकने के, तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में हो, ये आपका कुछ इस तरह से था। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वायुमंडल की संरचना के बारे में पूछा गया है कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की आपको बताना है। तो वायुमंडल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम जमीन से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे ऊपर जो है 5 परत है, हमने 5 भागों में बांट रखा है, जिसमें सोम मंडल, समताप मंडल आ गया, मध्य मंडल आ गया, ठीक है, आयन मंडल और बाह्य मंडल, 5 होते हैं। और सबकी क्या है, अपनी-अपनी एक विशेषता है, सबकी अपनी-अपनी एक लंबाई है, एक दूरी है या आप एक ऊंचाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तापमान तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख जो परत है उसमें बांटा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है होमोस्फीयर तथा हेट्रोस्फीयर में विभक्त है। किंतु तापमान और गैसों के संगठन के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में बांटा गया है। क्या-क्या? सौमंडल, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। बाकी मैंने आपको पहले भी करवा रखा है क्वेश्चन। जो सौमंडल है इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है, ठीक है? और ऋतु तथा मौसम से संबंधित सभी जो घटनाएं होती है यही होती है। धरती के सबसे नजदीक आप कह लें तो यही है सौमंडल, ठीक है? सबसे पास है। ये परत मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। समताप मंडल की बात करें तो ये जो है 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके निचले भाग में देखिए 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 50 में से अगर आप 20 देख ले, ठीक है, 20 किलोमीटर तक कोई तापमान में परिवर्तन नहीं रहता, लेकिन जैसे ही जो है हम 20 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे समताप, ठीक है, समताप यानी समान ताप रहता है उसका सौमंडल की तरह 20 किलोमीटर तक जब हम जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो समताप मंडल इसीलिए कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस जो है वो उपस्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, पैरा पराबैंगनी किरणें, उनको अवशोषित करती है। ये आपका हो गया। आगे देखिए अब मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल क्या है, इस परत का विस्तार हम देखें तो 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। आयन मंडल देख ले हम, आयन मंडल, तो इसमें 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है ये। यहाँ उपस्थित गैस के कण जो है वो विद्युत आवेशित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित जो रेडियो तरंगे है उसको परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। अब आता है आपका बाह्य मंडल। तो आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये, जिसे बाह्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल है, जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये 5 परत है जो हमने बांट रखे, ठीक है? और इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर हो गया आपका, ठीक है? स्ट्रेपो स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया, लोनोस्फियर हो गया एंड ऑक्सोस्फियर हो गया। 5 परत है इसकी, ठीक है? यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव का वर्णन करना है। भूमंडलीय तापन क्या होता है, देखिए ग्रीन हाउस जो गैसें होती है, विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे ग्रीन हाउस जो गैस है उससे क्या हो रहा है, विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जिसे भूमंडलीय तापन या ऊष्मन कहते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण होता है। भूमंडलीय तापन के निम्नलिखित प्रभाव है, क्या क्या होता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है वहां की सारी जो बर्फ है वो पिघल जाती है। अब बताइए गर्मी होगी, मान लीजिए ये एक तरह से क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी गर्मी हो जाती है। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे तापमान में वृद्धि होगी तो बर्फ क्या होगी, पिघल जाएगी। ध्रुवीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र, वहां पे जो बर्फ है वो पिघलने लग जाएगी। समुद्र जल का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। इससे अनेक जो तटवर्ती इलाके हैं वो क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे, यानी डूब जाएंगे। जो इलाके हैं जैसे मुंबई, ढाका, मालदीव आदि। समुद्र का जो खारा पानी है वो जो मीठे पानी है उसको भी खराब कर देगा, और पर्वतों और हिमालयों के पिघलने से नदियों में बाढ़ आ जाएगी, ठीक है? नदियां जो है वो बाढ़ ला सकती है। तो कुछ इस तरह से भूमंडलीय तापन के बारे में हो जाएगा और इसके प्रभाव के बारे में। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग, डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, ठीक है? और क्या क्या है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हो।
ऑल द आइस इन जो है पोलर रीजन एंड जो है माउंटेन रीजन विल मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है। एंड जो है जो सैल्टी वाटर होता है वो किसको खराब कर देगा, स्वीट वाटर को। एंड द रिवर विल बी इन फ्लड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर ऑफ द माउंटेन्स। तो ये आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इसी अथवे में क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन से ये है आपका जलवायु। जलवायु कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका MA प्रकार की जलवायु हो गया और आपका AW प्रकार की जलवायु हो गया। इसमें अंतर पूछा गया। तो AM प्रकार की जलवायु के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं हम इसे, कि उष्ण कटिबंधीय मानसून है, लघु शुष्क ऋतु, ठीक है। इसमें अगर देखें तो वर्षा जो रहती है वो भारी वर्षा होती है, यानी वर्षा ज्यादा होती है। शीत ऋतु जो है प्राय जो हमेशा जो है शुष्क होते हैं। यह जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें AW प्रकार की जो जलवायु रहती है इसमें, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, ठीक है। इस प्रकार की जलवायु की बात करें तो वर्षा बहुत कम होती है। शुष्क जो इस जलवायु में शुष्क ऋतु लंबी और कठोर होती है। शुष्क ऋतु में प्राय जो है अकाल पड़ जाता है और इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन हो गए, पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। तो ये हो जाएगा, ये 2 प्रकार की जलवायु थी, बाकी कई प्रकार की जलवायु होती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको अगर आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन AM एंड AW क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। AM ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है, शॉर्ट ड्राई सीजन, एंड AW ट्रॉपिकल वेंट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैव विविधता के द्वारा क्या है, जैव विविधता के द्वारा विनाश के यानी के क्या कारण है, जैव विविधता के विनाश के क्या क्या कारण है। देखिए जीवों में अगर आप भारत देखते हैं, भारत को, भारत में पहले क्या है, जैव विविधता बहुत अभी भी है, लेकिन क्या है कि वो घटती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। आप इसे देखेंगे तो, ठीक है। एक सेकेंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भारत को देखेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखेंगे भारत में क्या है, विविधता पाई जाती थी, अभी भी पाई जाती है, लेकिन क्या हो रहा है, पहले कम था, अब क्या हो रहा है, विनाश होते जा रहा है ज्यादा। जिससे क्या हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, यानी विनाश हो रहा है। किस तरह से, अब देखेंगे पहले के समय जो है आवास इतने सारे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आवास में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि बढ़ रही है, तो इसके कारण क्या है, जैव विविधता में कमी आ रही है। जंगलों को, जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगा तो क्या होगा, जंगल जहां पर है उसको काटे जाएंगे, हटाए जाएंगे घर बनाने के लिए। विदेशज जातियां हो गया, प्रदूषण हो गया, वनों का अति दोहन हो गया, शिकार, बाढ़ व भूकंप, यानी आप इसे प्राकृतिक आपदाएं कह सकते हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैव विविधता का विनाश हो रहा है। पूरी दुनिया में ही बात कर ले, आप किसी एक देश की बात कर ले, ये आप पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। आवास में परिवर्तन हो गया, जनसंख्या वृद्धि होगी, तो दूसरे जानवर जो होंगे वो खुद ब खुद जो है उनको ऐसा होना ही पड़ेगा कि वो खत्म होते जाएंगे, क्योंकि आप उनकी रहने की जगह ही छीन लोगे, ठीक है। प्रदूषण हो गया, प्रदूषण इतना फैलता जा रहा है धीरे धीरे, जो है आप समझ सकते हैं कि कितने पहले कितने बर्ड हमें दिखते थे, पक्षियां दिखती थी, लेकिन आज के समय आप दिल्ली जैसे इलाकों में बर्ड नहीं देखेंगे। वनों का अति दोहन हो रहा है, वनों को जो है काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये चीजें। आप शिकार आप डाल सकते हैं, शिकार भी जो है इलीगल तरीके से शिकार किया जा रहा है जानवरों का। बाढ़ और भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं भी कहीं ना कहीं एक रीजन है। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लिए, इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। बायोडायवर्सिटी के बारे में क्या क्या जो है कोर्सेज जो है यहाँ पे है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चेंज ऑफ रेसिडेंस हो गया, इंक्रीजेस जो पॉपुलेशन है, फॉरेन कास्टेस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सॉरी पॉल्यूशन हो गया, ओवर एक्सप्लोटेशन एंड जो है फॉरेस्ट हो गया, हंटिंग हो गया, फ्लड एंड अर्थक्वेक, ये चीजें आ सकती है रीजन में। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पूछा गया है, वन संरक्षण नीति जो है कब लागू की गई, इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। वन संरक्षण नीति क्या है, वनों को बचाने के लिए एक नीति लाई गई जिसका नाम रखा वन संरक्षण नीति। कब लाई गई, 1952 में लागू की गई इसे, ठीक है। स्वतंत्रता जब हमारे आजाद हुए उसके बाद भारत में पहली बार जो है 1952 में इसे लागू किया गया,
और 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। उद्देश्य किस लिए बनाया गया था? वनों का क्या हो रहा था, जो वन है उसकी क्षेत्रफल में कमी हो रही है, तेजी से जो है वनों को काटा जा रहा था, तो वनों का क्या हो रहा था, कमी हो रही थी क्षेत्रफल में। उसके लिए उन्होंने बनाया 1988 में। इस नीति के क्या उद्देश्य थे? देश के जो 33% का भाग है उसमें क्या है, वन लगाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, जहाँ पे जो है हम असंतुलित रूप से वहां पर क्या करें, वन लगाएं। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिकता का मूल संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखों को नियंत्रित करना। और भी चीजें लिख सकते हैं आप इसमें, जैसे कि आंदोलन करना। इसके अंदर आपने देखा होगा, अगर 12th में आप जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे महिलाओं के द्वारा जो है पेड़ बचाओ, ठीक है, ये आंदोलन था, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आंदोलन कर सकते हैं हम, ये आप हम जो है साल साल में जो है उसको मोटिवेट कर सकते हैं, हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि हमें वन लगाने चाहिए। बाकी इसके उद्देश्य कुछ इस तरह से है। आगे देखिए इसी को इंग्लिश मीडियम में क्या क्या जो है, व्हेन वाज द फॉरेस्ट जो है कन्वर्जन पॉलिसी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1952 में पहली बार जब हम इंडिपेंडेंट हुए, एंड जो है फर्स्ट टाइम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 में लाया गया। एंड 1988 में द न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी was made to stop decrease in the areas of forest। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो है प्लांटिंग फॉरेस्ट ऑन 33% ऑफ द कंट्री, ठीक है, मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस एंड जो है प्लांटिंग फॉरेस्ट इन जो है इकोलॉजिकली, यहाँ पे इम्बैलेंस्ड एरियाज, यहाँ पे कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक ओरिजिन ऑफ द कंट्री, प्रिवेंटिंग सॉइल जो है इरोशन एंड जो है डेजर्टिफिकेशन एंड जो है कंट्रोलिंग फ्लड एंड जो है ड्राउट्स। तो ये आपका हो जाएगा। इसी के 8वें में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी से क्या अर्थ है, आपसे पूछा गया और इसका उद्देश्य क्या है। सामाजिक वानिकी मतलब क्या होता है, देखिए सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है पर्यावरण हो गया, सामाजिक और ग्रामीण जो विकास है उसमें इसके मदद के लिए, यानी विकास में मदद हो उसके लिए इसको जो है समाज की भूमिका तय करना और उस पर भूमि पर वन लगाना, ये सारी चीजें क्या है सामाजिक वानिकी में आती है। सामाजिक वानिकी जो है शब्दावली का सबसे पहला जो यूज किया था पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 से 79 ईस्वी में किया था। इसके उद्देश्य क्या क्या थे, तो इसके उद्देश्य थे जनसंख्या के लिए जो क्या है ऐसी लकड़ी, यानी जलावन लकड़ी की उपलब्धता, ठीक है, छोटी इमारती लकड़ी, फलों का उत्पादन बढ़ाना, छोटे छोटे वन उत्पादों को वनों की उत्पादों की आपूर्ति करना। तो ये इसके उद्देश्य थे। इसे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, सोशल जो है फॉरेस्ट्री क्या था एंड व्हाट आर द इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में एंड इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब लास्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब लास्ट सेक्शन रहता है आपका 29 एंड 30 वाला, ये आपका मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होगा। 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जिसमें से आपसे बोला जाएगा कि नहीं 5 को आपको फिल करना है। तो जैसे नर्मदा नदी है तो वो कहाँ पर है, ठीक है, जैसे नर्मदा नदी है तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर पे है नर्मदा नदी। ऐसी आपका दूसरा दिया हुआ है कोरोमंडल तट, ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। और जैसे लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी यहाँ पे नहीं है। जैसे लक्षद्वीप कहाँ पर है हमारा, तो कुछ इस जगह हमारा लक्षद्वीप है और मन्नार की खाड़ी हमारा भारत के दक्षिण में अगर हम देखें तो वहां की साइड है मन्नार की खाड़ी। तो आप बाकी सारा आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया, कंचनजंगा पर्वत, मानस जीव मंडल नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार दिया हुआ है 5वां नंबर, ये आपका यहाँ पर है। चौथा आपका कंचनजंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरा आपका जो है वो दिया हुआ है काजीरंगा, ये आपका क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। तीसरा आपका है जीवमंडल नीचे, मानस जीवमंडल नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा ये यहाँ पर बता रहा है। तो ये आपका फिल किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं मैप को, कुछ इसी तरह आपका मैप पूछा जाएगा। फिर वर्ल्ड की बात आए तो वर्ल्ड में भी आपका जो है 7 दिए होंगे, उसमें से आपको 5 करने होंगे। एक महासागरीय जलधारा पूछी जाएगी, एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्या है, मतलब कहाँ पर है, एक देश के बारे में, एक महाद्वीप, एक गर्म मरुस्थल, आपका निशान लगा दिया जाएगा कुछ इस तरह से, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा दिया जाएगा निशान। तो ऐसे आपको जो है फिल करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा जो है पेपर हो गया है, पार्ट 2 भी कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लीजिए। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।